एक बार मुझे बस लास्ट बात ये बता दो कि स्ट्रेट लाइन शायद शुरू हो गया था ना। स्ट्रेट लाइन वापस से हेडिंग मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में शायद एक ही पॉइंट पड़ा था कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो किसी पॉइंट ए से पास होती है और किसी वेक्टर बी वेक्टर के क्या है, पैरेलल। ठीक है, अच्छा ये बी वेक्टर के को मतलब डायरेक्शन रेशियोस ए बी सी याद है, और इस ए वेक्टर को हमने x, y, z बोल दिया था। तो मैंने दोनों फॉर्म में बताया था आपको, है ना। तो बताओ अनस वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन क्या था जल्दी। आर वेक्टर इक्वल टू नहीं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, याद आया, वेक्टर फॉर्म। और यही आप अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म पूछा होता तो x minus x1 upon a x माइनस x1 अपॉन a is equals to y minus y1 upon b y माइनस y1 अपॉन b is equals to z minus z1 upon c। सही है क्या? बस इतना ही पढ़ा था ना। और इस पर हमने छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन क्या थे हमारे पास कि पॉइंट बताओ, डायरेक्शन रेशियो बताओ। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ये होते हैं और ये पॉइंट होता है, याद आया। ठीक है, अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। चलें, ठीक है। अब देखो इसमें भी मैं दो आपको बताऊंगा, मतलब एक वेक्टर फॉर्म भी और एक कार्टेशियन फॉर्म भी। तो देखो इधर पहले वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, हेडिंग लिख लेना वेक्टर फॉर्म। ठीक है, एक ऐसी लाइन है जो 2 पॉइंट से पास होती है। एक पॉइंट को मैं ए वेक्टर बोल रहा हूँ, एक पॉइंट को मैं बी वेक्टर बोल रहा हूँ। अच्छा ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इस पर कोई एक वेरिएबल पॉइंट है आर, नहीं आया समझ में, आर वेक्टर। सही है क्या? ठीक है, आप इसको डायरेक्शन भी दे सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है? और आप इसमें सुनना ध्यान से, कुछ नहीं करना है इसमें। सिंपली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर। सही है क्या? है ना, कोई इनिशियल वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर भी है, तो क्या बोल सकता हूँ मैं, पैरेलल। ऐसे तो किया था वहाँ पे भी। तो अगर मैं ए आर वेक्टर की बात करूँ तो ए आर वेक्टर हो जाएगा इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर। सही है, इक्वल पैरेलल का साइन हटेगा तो लेमडा वाली कंडीशन। अच्छा ए आर वेक्टर बोले तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म विच इज पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अच्छा ए कौन है, पहला पॉइंट, बी कौन है, दूसरा पॉइंट। अब इसमें आपको जो डी आर बन रहा है ना, वो डी आर कैसे बना रहे हो आप, दूसरे पॉइंट में से पहला पॉइंट माइनस करेंगे, सिंपल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसी का कार्टेशियन फॉर्म, कौन सा फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। कार्टेशियन फॉर्म सुनना ध्यान से, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन। अब फील करो आप, ये आपका पॉइंट है पहला जिससे लाइन पास हो रही थी, और डायरेक्शन रेशियो घटा घटा के बाद वाले पॉइंट में से पहला वाला पॉइंट, तो देखो बाद वाला माइनस पहला वाला, ऐसे तो किया यहाँ पे भी। आ रहा है समझ में? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इन कार्टेशियन फॉर्म। सही है क्या? आपको ये पता है ये सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन है, याद आया? कहाँ पढ़ा था? वहीं पढ़ा था। यहाँ पे मैंने बताया था ना 3 चीजें इक्वल है, तो ये सिमेट्रिसिटी दिखा रहा है। ठीक है, कॉपी करो उसको। देखो पॉइंट नंबर 3, लिखो पॉइंट नंबर 3, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ऑफ अ पॉइंट ऑन लाइन, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन लाइन। बहुत आसान है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत बहुत बहुत। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालना अगर सीख गए तो आप किसी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालना सीख जाओगे। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर निकालना सीख गए तो आप 2 लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना सीख जाओगे 3D में। 3D में बात कर रहा हूँ मैं, 2D की बात नहीं कर रहा। 2D में तो 2 लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों का आपस में एलिमिनेशन से सॉल्व कर तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे दूसरा तरीका है। ठीक है, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? जैसे मैं अगर ये वाली लाइन उठा के यहाँ लिख रहा हूँ, सिंगल एक लाइन लिख रहा हूँ। देखो पहली बात तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट होते क्या है, जैसे कोई लाइन है, इस पर ये जो वेरिएबल पॉइंट है ना, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है।
इसको मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, आ रहा है समझ में? कहीं पर भी हो सकता है ये पॉइंट। तो देखो उस लाइन को मैं लिख रहा हूँ x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू कितना z माइनस z1 अपॉन c। इसको थोड़ी देर के लिए लेमडा मान लो, क्या मान लो? लेमडा लेट कर लो। जब तीन चीज़ें आपस में इक्वल होती है तो उसको कोई कांस्टेंट मान सकते हो आप, k लेमडा वॉटेवर। कुछ लोग r मानते हैं बुक वाले, कुछ लोग r लिखेंगे, कुछ लोग लेमडा लिखेंगे। अब क्या करो, हर एक को इसके इक्वल कर दो। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब ये वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब ये वेरिएबल पॉइंट हमेशा क्या होता है, x, y, z होता है। x, y, z याद है आपको? r वेक्टर याद है क्या? r वेक्टर इक्वल टू x i के प्लस y j के प्लस, इसका मतलब आपका पर्पस है x y और z निकालना। तो यहाँ से और यहाँ से मैं x y z निकाल रहा हूँ। देखो जब मैं इसको इसके इक्वल करूंगा तो x आएगा मेरा a लेमडा प्लस x1। सोचो आएगा कि नहीं आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का x1 हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बच जाएगा अकेला a लेमडा प्लस x1। बताओ y कितना हो जाएगा? बहुत अच्छे। और z क्या हो जाएगा? सही है क्या? तो आपका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x, y, z हो जाएगा। ये पूरा पॉइंट जो हो जाएगा a लेमडा प्लस x1 b लेमडा प्लस y1 c लेमडा प्लस, कोई दिक्कत इसमें? तो ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है किसी भी पॉइंट के। क्लियर है? ठीक, कॉपी करो इसको, आगे चलते हैं। आ जाओ पॉइंट नंबर 4। देखो अगला है टाइटल एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस मैं बार बार कहता हुआ आया था और अभी भी कह रहा हूँ कि दो लाइनों के बीच में एंगल, या जब भी एंगल की बात होगी दो वेक्टर के बीच में, दो लाइनों के बीच में, दो प्लेन के बीच में, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डॉट प्रोडक्ट वाला। याद आया? cos थीटा इज इक्वल टू, सही है ना? तो देखो दो लाइनें, लेकिन अब 3D में पढ़ रहे हैं हम लोग। किस में पढ़ रहे हैं? 3D में। वेक्टर में भी बताऊंगा, 3D में भी बताऊंगा। तो 3D में अगर पढ़ रहे हैं तो पहले लाइनें मान लेते हैं। x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। ये आपकी एक लाइन है L, इसको L1 बोल दिया, सही है। अब एक लाइन L2 मान लेते हैं, ठीक है। x माइनस x2 अपॉन a2 है ना, y माइनस y2 अपॉन b2। जरूरी थोड़ी दोनों लाइनें सेम पॉइंट से पास हो, अलग अलग पॉइंट से पास हो रही है और अलग अलग दोनों के dr है, सही है। तो एंगल क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन देम, अगर दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा a1 a2, नहीं पहले वेक्टर में लिखता हूँ, पहले वेक्टर में लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो इधर इसका इस लाइन का b वेक्टर बताओ या b1 वेक्टर बताओ, क्या हो जाएगा? a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 के। फील कर पा रहे हो क्या लिखा है ये मैंने? जब इस लाइन को किसी ने r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर लिखा होगा तो b1 वेक्टर कौन है? dr वेक्टर, मतलब डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर, तो वो वेक्टर मैंने उधर बना दिया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से b2 वेक्टर बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? a2 i के कोई दिक्कत इसमें? तो देखो ये वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं मैं, वेक्टर फॉर्म। एग्जाम में आप कोई से भी फॉर्म से कराओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर 3D में लाइनें दे रखी है तो आप 3D वाला फॉर्मूला लगा देना, मैं बताऊंगा अभी। cos थीटा बराबर हो जाएगा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड b1 वेक्टर इंटू मॉड b2 वेक्टर। ये थीटा निकालने का फॉर्मूला है। सिमिलरली ये वेक्टर फॉर्म हो गया वेक्टर में। अब अगर मैं 3D में पूछा, मतलब 3D में किसी ने बोल दिया कि 3D में फॉर्मूला लगा के बताओ, तो cos थीटा हो जाएगा b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट, ये हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a1 स्क्वायर है ना, मॉड b1 का स्क्वायर, मॉड b1 अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, इसका मॉड्यूलस इंटू अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सही है क्या? ये 3D में फॉर्मूला है एंगल निकालने का, और ये वेक्टर में। अगर ऐसी इक्वेशन है दे रखी तो ये फॉर्मूला लगा देना, वेक्टर इक्वेशन दे रखी ये वाली तो ये फॉर्मूला लगा देना, समझ गए? ठीक है, कॉपी करेंगे दोनों फॉर्मूलों को, कोई दिक्कत है इसमें? देखो इधर अगर आपको लाइनों के dr पता है ना, dr डायरेक्शन रेशियो, तो ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर बाय द वे अगर किसी ने डीसीज दे दिए लाइन के तो फिर क्या करोगे? तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एंगल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब दो लाइन के डीसीज पता हो, दो प्लेन के डीसीज पता हो, या दो वेक्टर के डीसीज पता हो आपको। अरे dr ना दे करके सामने वाले ने रेडीमेड डीसीज दिए हैं तो फिर डीसी से dr थोड़ी निकाल पाओगे आप। dr से डीसीज निकलते हैं, डीसी से dr थोड़ी निकलेंगे। तो फिर आप ये फॉर्मूला लगा देना। नहीं आया समझ में? ये कैसे आया? जब ये इसके नीचे दोनों डब्बे जाएंगे तो ये और ये मिलकर के L1 बन जाएगा। सोचो आप, a1 अपॉन अंडर रूट, अरे
पहले dr को उसके अंडर रूट से भाग लगाओगे ना, डिवाइड करोगे तो L1 बन जाएगा ना, L1 और इसके नीचे ये रहेगा तो L1 इंटू L2 हो जाएगा प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, वही तो लिखा है, सही है क्या। अब देखो अगला इसी के अंदर कौन सा पॉइंट है, 0.4, 4 के अंदर 4.1, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइनें पैरेलल है तो सुनना कंडीशन क्या होगी, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी कि दोनों लाइनों के dr का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा, सही है, ओके। और 4.2, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हो गई तो थीटा कितना 90 डिग्री, और थीटा 90 रखते ही cos 90 0, ये उधर जाएगा 0 में, तो क्या बचेगा, देखो बचेगा वो आपके पास A1 A2 प्लस B1 B2। आपको पता है ये दोनों लाइनों के dr का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया हमने, देखो ना डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर रहे हैं हम लोग। सब कुछ वही खेल है पुराना ही, कुछ भी नया नहीं, बस लिखने के तरीके बदल रहे हैं, नहीं आया समझ में। वेक्टर ना लिख करके हम लोग 3D में लिख रहे हैं, आ रहा है समझ में, कार्टेशियन में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कॉपी करो इतना। पॉइंट नंबर 5, इधर आ जाओ, पॉइंट नंबर 5, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। आपको पता है ये जो टाइटल लिखा है ना स्ट्रेट लाइन के अंदर, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस चैप्टर में कुछ आए ना आए डिस्टेंस निकालना जरूर आना चाहिए, नहीं आया समझ में। इस चैप्टर में कुछ आए ना आए आपको दो स्क्यू लाइन्स के बीच की डिस्टेंस निकालना जरूर आना चाहिए। अब स्क्यू लाइन्स क्या होती है पहले तो ये समझो, कोई बता सकता है स्क्यू लाइन्स क्या होती है, सुना है उसने कहीं पे, नहीं सुना, तो लिखेंगे स्क्यू लाइन्स, हेडिंग स्क्यू लाइन्स, अरे लिख लो भैया, हेडिंग लिख लो, बाद में देखते रहना। स्क्यू लाइन्स, टू लाइन्स विच आर नॉन पैरेलल and not intersecting, then two lines which are not parallel, not intersecting, then these lines are called skew lines. Then these lines are called skew lines. दुनिया में ऐसी दो लाइनें ढूंढो जो ना पैरेलल हो ना इंटरसेक्टिंग हो। एक लाइन, ये एक लाइन, क्या ये पैरेलल है? पैरेलल होने के लिए ऐसा होना पड़ता, पैरेलल है नहीं है। क्या ये इंटरसेक्टिंग है? आप इसको कितना भी आगे पीछे बढ़ा लो, कभी भी ये किसी भी पॉइंट पे कटेगी ही नहीं। 3D में देखेंगे तो ऐसा होगा। हाँ तो बेटा पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, 3D तो पढ़ रहे हैं। अरे तो पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, हद मजाक कर रहे हो तुम सुबह सुबह मेरे साथ। पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, देखो इधर ये वाली लाइन ऊपर वाली और ये वाली नीचे वाली लाइन, ये कभी भी पैरेलल होंगी, कभी पैरेलल नहीं होंगी, कभी इंटरसेक्टिंग होगी, कभी भी नहीं होगी। इनफाइनाइट तक बढ़ा लो आप इनको, सही है क्या? तो ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं? स्क्यू लाइंस कहते हैं। अब देखो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, हंसना मत, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक लाइन तो ये ऐसे निकल रही है और एक लाइन इसके नीचे ये ऐसे निकल रही है, दिख रही है आपको? फील कर रहे हो? 3D में स्क्यू लाइंस बना दी मैंने, ठीक है ओके। ये वो वाली लाइन है ऊपर वाली लाइन, और ये वो वाली लाइन है जो नीचे बनी हुई है। क्लियर है? अरे कहाँ से होगी? अरे बोर्ड पे तो हो जाएंगी ना, इसको उठा के जब बाहर बुला लोगे तब थोड़ी होगी, तब कितना भी आगे पीछे कर लो तब नहीं होगी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जॉक सपाट, इधर देखो ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, दोनों लाइनें स्क्यू लाइन से। तो मैं लाइन 1 इधर लिख रहा हूँ, लाइन 1 सपोज आर वेक्टर इज इक्वल टू, या R1 वेक्टर इज इक्वल टू, या सिंपल आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर। कोई दिक्कत इसमें? समझ गए आप? ये पहली लाइन A1 पॉइंट से पास हो रही है और B1 के पैरेलल है। सिमिलरली R वेक्टर इज इक्वल टू, ये L2 है, A2 वेक्टर प्लस लेमडा B2 वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको ये शॉर्टेज डिस्टेंस, ये एक्चुअली डिस्टेंस नहीं है, शॉर्टेज डिस्टेंस है। क्या है ये? है ना, सुधार लेना इसको थोड़ा, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो शॉर्टेज डिस्टेंस कैसी डिस्टेंस होगी? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही शॉर्टेज डिस्टेंस कहेंगे। देखो कैसे,
क्या आपको वो लाइन इमेजिन कर पा रहे हो? वो लाइन दिख रही है ना, इमेजिन क्या करना है, दिख रही है, और ये वाली लाइन दिख रही है, इन दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर वाली लाइन, तो ये मैंने बना दी। यानी आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, इसको मैं एस डॉट डी डॉट बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट क्या है, फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉड B1 क्रॉस B2। याद रहेगा फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2, यानी कि दोनों लाइनों के B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्रॉस प्रोडक्ट का A2 माइनस A1 वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, या डॉट प्रोडक्ट भी नहीं, प्रोजेक्शन लो, किसका किसके साथ, A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन B1 क्रॉस B2 के ऊपर, नहीं आया समझ में, प्रोजेक्शन इसका इसके ऊपर ना, तो जिसके ऊपर वो विचार नीचे चला आएगा ना, वो नीचे चला जाएगा और मॉड्यूलस में चला जाएगा। ये वही है A डॉट बी अपॉन मॉड बी जैसा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन से आता है फॉर्मूला, और इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि 6 नंबर दिलवाएगा। कितने नंबर? 6 मार्क्स या 4 मार्क्स, जो भी आपके इसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर है? करना क्या है, दोनों लाइनों में से A1 वेक्टर A2 वेक्टर ढूंढना है, A2 माइनस A1 नाम का एक वेक्टर बनाना है, फिर दोनों लाइनों में से B1 वेक्टर B2 वेक्टर को ढूंढना है, B1 का B2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करते तुरंत उसका मॉड्यूलस भी निकाल लेना, फिर इसका प्रोजेक्शन ले लेना, खत्म। सही है क्या? कोई दिक्कत? कॉपी करो। तो फिर एंगल निकलते ही नहीं है, परपेंडिकुलर हुए तो एंगल 90 हो जाएगा ना, फिर फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? एंगल क्या, सॉरी, हाँ सॉरी, एक मिनट, अच्छा डिस्टेंस की बात करें, करता हूँ मैं बात, अभी रुको, वो स्पेशल केसेस है। पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे। देखो ये इंटरेस्टिंग है, अब आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, समझ लो पहले, बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। अब मैं स्क्यू लाइंस नहीं बोल रहा हूं, अब मैं क्या बोल रहा हूं, 2 पैरेलल लाइन के बीच में भी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो ही सकती है ना। जैसे ये दोनों लाइनें, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली शॉर्टेस्ट नहीं है, ये वाली भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, ये वाली शॉर्टेज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही शॉर्टेज डिस्टेंस कहते हैं, लिख लेना यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही आप क्या बोलते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हो। सही है क्या? कोई भी समझ सकता है इसको सिंपल। लेकिन अब सुनो, अगर 2 लाइनें पैरेलल हो गई तो देखो लाइन 1 क्या लिख रहा हूं मैं, R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर, क्या लिखा मैंने, एक मिनट, L2 R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर, यानी दोनों लाइनें जिस वेक्टर के पैरेलल होनी चाहिए वो सेम वेक्टर हो गए। फिर नहीं आया समझ में? ठीक है, दोनों अलग अलग पॉइंट से पास हो रही है नो डाउट, लेकिन दोनों के DR फिर सेम हो जाएंगे। अरे अभी तो पढ़ा हमने, 2 लाइनें पैरेलल होती है, DR का रेशियो इक्वल, मतलब DR के जो वेक्टर होंगे वो इक्वल वेक्टर हो जाएंगे फिर। अच्छा, अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगी, मॉड लगाएंगे पहले A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड B वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी करेंगे दोनों वेक्टर का, नहीं आया समझ में? अरे करेंगे ही नहीं ना, हम सीधा B वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वो प्रोजेक्शन ले लेंगे, इसका प्रोजेक्शन A2 माइनस A1 का किस पर, B पर, खत्म। आया समझ में? कॉपी करो, लिखो पॉइंट नंबर 7, स्टार लगा लेना इस पर भी। इफ 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, then the shortest distance between them is 0। अब तेरे सारे डाउट दूर। If 2 lines are intersecting, then the shortest distance between them is 0 and both lines are coplanar. आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? सिंपल। देखो इधर ये फॉर्मूले अभी भी लिखे हुए मैंने। अगर 2 लाइनें इंटरसेक्टिंग हो गई, मैंने लाइंस के बारे में ये नहीं बोला कि स्क्यू लाइंस या पैरेलल लाइंस, दोनों कोई सी भी लाइंस ले सकते हैं, लेकिन अगर 2 लाइनें इंटरसेक्टिंग हो गई तो इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस ये हो जाएगी ना 0, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बची ही नहीं आया समझ में? सही है, ओके। तो अगर शॉर्टेज डिस्टेंस आप 0 कर रहे हो तो नीचे वाला 0 में चला जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0। सही है क्या? अब इसको आप देखो, दिस इज A वेक्टर डॉट B क्रॉस C,
ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, याद है कोप्लेनर की कंडीशन, बॉक्स ए बी सी इक्वल टू 0, यानी कि ये बॉक्स बनेगा आप ऊपर ए डॉट बी क्रॉस सी क्या बनेगा, बॉक्स A2 माइनस A1 B1 B2 इक्वल टू कितना 0। तो इसका मतलब कोप्लेनर भी हो रही है, कंडीशंस क्या बन रही है, ये बन रही है। तो अगर दो लाइनें इंटरसेक्टिंग है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सही है, सिंपल, ठीक है ना। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 8 लिखना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 y1 z1, या ऐसा लिखो अल्फा बीटा गामा लिख लो, ज़्यादा अच्छा है, अल्फा बीटा गामा फ्रॉम अ लाइन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ऐसा लिखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, अब समझना बहुत ही ध्यान से, आराम से। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पे वापस लेके आऊँगा मैं, जो ये कह रहा था कि क्वेश्चन कराओ, ये टॉपिक पढ़ाने के बाद बस फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, देखो फोटो कैसी बनेगी, फोटो कुछ ऐसी बनेगी। ये कोई पी पॉइंट है आपका, अल्फा बीटा गामा, इसकी किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन है हमारे पास, लाइन लेट कर रहा हूँ मैं, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। कोई दिक्कत इसमें होती है लाइन 3D में। इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछिए, यानी कि ये डिस्टेंस पूछिए, ये वाली, इसको Q पॉइंट दे रहा हूँ, क्या नाम दे रहा हूँ, Q, यानी आपको PQ पूछा है, क्या पूछा है, PQ को थोड़ी देर के लिए D बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये पॉइंट आपका गिवन पॉइंट है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन वाला आपको दो चीज़ें देगा, ये पॉइंट देगा और ये लाइन देगा। आप कहीं से भी ये पॉइंट ले आओ, ये वाला पॉइंट, अगर ये पॉइंट आ गया ना तो डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस समथिंग, सही है ना। यानी ये पॉइंट लाना हमारा पर्पस है। अब इस पॉइंट को लाने के लिए सुनना बहुत ही ध्यान से, फॉर पॉइंट Q वर्किंग मेथड क्या क्या है, पहली स्टेप्स, फाइंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ Q। कैसे फाइंड करेंगे, देखो Q के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1। कोई दिक्कत इसमें, क्या किया मैंने, लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के बराबर किया, कर दिया, और जैसे ही x y z आपका कोई भी वेरिएबल पॉइंट होगा लाइन के ऊपर, सपोज आज के दिन वो वेरिएबल पॉइंट Q है, सपोज, इसका मतलब Q के कोऑर्डिनेट मेरे पास x y z जो होंगे वो a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1 और c लैम्डा प्लस z1 हो जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद सेकेंड स्टेप, फाइंड dr डायरेक्शन रेशियोज ऑफ drs ऑफ लाइन PQ। अब देखो PQ को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये भी तो एक लाइन है, इस लाइन के क्या निकालोगे, dr निकाल लिए। dr कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस माइनस दिस। आपको पता है dr गंदे आएंगे क्योंकि लेमडा है ना, इसमें लेमडा फंसा हुआ है, लेमडा माइनस समथिंग, मतलब लेमडा के टर्म्स में आएंगे। अब देखो अगला पॉइंट, क्या आप लाइन के dr जानते हो, जब लाइन क्वेश्चन वाला लाइन देगा तो dr भी तो साथ में देगा ना, ऐसा थोड़ी कि dr छुपा लेगा, dr देगा। देखो इधर डू डॉट प्रोडक्ट या फाइंड डॉट प्रोडक्ट, फाइंड या सीधा सही लिखा था मैंने, डू डॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइन PQ विथ लाइन L इक्वल टू 0। नहीं आया समझ में, पता है क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इसलिए अगर ये लाइन PQ और ये लाइन L परपेंडिकुलर है तो इसके dr और इसके dr का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो डू डॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइन PQ विथ लाइन L इक्वल टू 0। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे वी गेट लेमडा आ जाएगा, और लेमडा आते ही वी गेट पॉइंट Q। आपका Q पॉइंट जो लेमडा में था ना, वो लेमडा में नहीं रहेगा और कोई भी एक नंबर में आ जाएगा। नहीं आया समझ में, सर वो तो फिर लेमडा इधर सपोज किया था, उधर रख के फिर वो पॉइंट आएगा ना, लाइन के अंदर लेमडा रखेंगे नहीं आएगा। अरे भाई उधर क्यों रखेंगे, वापस जब उधर से वहाँ पैरामेट्रिक निकाल ही चुके तो सीधा पैरामेट्रिक में रखेंगे ना। तो सीधा सीधा सोचो ना, उल्टा क्यों सोच रहे हो। अगर Q पॉइंट आ गया, नाउ फाइंड डिस्टेंस PQ, वही हमारा आंसर है। नहीं आया समझ में, आप सिर्फ लिख लो, क्वेश्चन करेंगे पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिख लो इसको पहले, एक्सरसाइज 11.2 आ जाओ। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन नंबर 1 कर लोगे आप,
क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि शो दैट द 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। 3 लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ऐसा हमें दिखाना है। तो देखो पहली लाइन के डीसीज क्या दिए हैं, 12/13। अच्छा दूसरी लाइन के डीसीज क्या है, और तीसरी लाइन के डीसी से हमारे पास सही है क्या। आपको डीसीज दिए, डीआर नहीं दिए, आप ये बात ध्यान से गौर करना। आपको डीसीज दिए, क्या दिए, डीसीज, और आपको ये चेक करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो देखो अगर मैं L1 L2 की बात करूं, फॉर L1 L2 यहीं लिख दूं, फॉर L1, L2, सुनना बहुत ध्यान से। अभी डीसीज को लेकर के एक फॉर्मूला लिखा था हमने, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। 2 लाइनों के डीसीज को लेकर के एक एंगल निकालने का फॉर्मूला है। अगर हमें ये बात पहले से पता है कि 2 लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना 90 यहाँ पे रखोगे तो cos 90 कितना हो जाएगा 0। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की कंडीशन क्या बनेगी, 0 बन जाएगी। यानी कि अगर आप L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 निकालते हो इसमें, अगर वो 0 आ जाए तो परपेंडिकुलर है। तो मैं देखो इन दोनों के लिए निकाल रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि ये L1 M1 N1 है, L2 M2 N2 है, जस्ट सपोज। तो मैं इनका क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ। तो दिस इंटू दिस हो जाएगा 48/169, सही है क्या, और प्लस दिस इंटू दिस, तो माइनस हो जाएगा बीच में क्योंकि इसमें नेगेटिव है इसलिए 36/169 प्लस ये भी माइनस हो जाएगा 12/169। एलसीएम कितना आएगा तीनों का, एलसीएम कितना आएगा 169, ये जाएगा 48 माइनस 36 माइनस 12। अब आप देखो इन दोनों का सम -48 और +48 कट गया तो ऊपर कितना बचा 0 अपॉन एनीथिंग 0 आ जाएगा। तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया इसका, डॉट प्रोडक्ट तो यही है, किसका, डीसीज का डॉट प्रोडक्ट है, सही है क्या। तो क्या ऐसे ही आप L2 L3 के लिए चेक कर लोगे और L3 L1 के लिए भी चेक करना, तीनों के लिए 0 आएगा तो नीचे लिख देना हैंस L1 L2 एंड L3 आर कर लोगे, करना है इसको, है ना। कॉपी में अगर खाली जगह छूट गई ना तो सच बता रहा हूँ कॉपी फाड़ दूंगा पूरी में। कॉपी करो, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 चालू किया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, एक लाइन है जो किसी पॉइंट 1, -1, 2 एंड 3, 4 एंड -2 इज परपेंडिकुलर। लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू 0, 3, 2 एंड 3, 5, 6, सही है क्या। हमें ये दिखाना है कि L1 परपेंडिकुलर L2 के, तो पहले L1 और L2 के क्या लिखो, लाइन की इक्वेशन लिखो। आप लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो आपको DR दिखेंगे दोनों लाइनों के, और DR का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो दोनों परपेंडिकुलर। पूरा काम 3D में करूंगा मैं, पता है क्यों, क्योंकि पॉइंट दे रखे हैं, वेक्टर नहीं दे रखा है मेरे को, ठीक है। तो देखो L1 की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, याद है आपको x - x1 अपॉन x2 - x1, कौन सा फॉर्मूला है ये, लाइन की इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास होती है, याद है। तो 2 पॉइंट दिए ना दोनों तरफ, मेरे को समझ लो पहले इधर y - y1 अपॉन y2 - y1 इक्वल टू z - z1 अपॉन, सही है क्या। और L2 के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x - x1 अपॉन, चलें। अब देखो x1 y1 z1 ये होगा पहला पॉइंट, नहीं आया समझ में, और x2 y2 z2 कौन होगा, दूसरा वाला पॉइंट, सही है क्या। x1 y1 z1 और x2 y2 z2, कोई दिक्कत नहीं, बताओ रख दें यहाँ पे x - x1 की जगह कितना 1 अपॉन x2 - x1 कितना, सही है। y - y1 कितना प्लस का 1, सही है, और y2 - y1 यानी कितना 5, 4 - -1 5, और ये हो जाएगा z - z1 अपॉन z2 - z1, सही है क्या। आपको लाइन 1 दिख गई क्या, लाइन 1 के DR दिख गए आपको, बताओ DR 2, 5, सही है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा लाइन 2 लिखवाओ फटाफट, x - 0 अपन कितना 3। हाँ तुम बताओ इफाम क्या लिखो आगे, बताओ जल्दी। डायरेक्ट बोलना, 5 - 3 डायरेक्ट बोलना,
Z -2। हद है यार। अच्छा तो इसके डी आर क्या हो गए? 3 to 4। अच्छा डी आर का डॉट प्रोडक्ट यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 चेक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग? चेक कर रहे हैं इक्वल टू 0 नहीं करना है अपने को पहले से ही। बताओ A1 A2 कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 A1 इंटू A2 फिर B1 इंटू B2 प्लस का 10 और ये C1 C2 16 माइनस का। देखो ये प्लस का 16 और माइनस का 16 कट गया तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 आया। हैंस L1 इज परपेंडिकुलर टू, दिखा दिया हमने, शो दैट। तो ये प्रूव हो गया। कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, 4th भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4th पढ़ें। 3rd तो बिल्कुल सेकंड जैसा है, 4th पढ़ेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3 2 -2। सही है क्या? है ना। अब उसने बोला नहीं है हालांकि कि इक्वेशन ऑफ द लाइन वेक्टर बताओ कि वो बताओ, तो दोनों लिखेंगे हम लोग। नहीं आया समझ में? बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया तो दोनों लिख के आएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो बताओ पॉइंट क्या है हमारे पास? 1 2 3 और डायरेक्शन रेशियो कहाँ से मिलेंगे? नीचे वाले वेक्टर से, क्योंकि बोला ना लाइन इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या जाएंगे? 3 2 -2। ठीक है, तो x - x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस, कार्टेशियन में लिखने के लिए ये, और वेक्टर में लिखने के लिए r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। तो a वेक्टर की जगह आ जाएगा i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, पॉइंट को वेक्टर बना लेंगे, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b वेक्टर मतलब पैरेलल वेक्टर, नीचे दिया है वो डायरेक्टली रेडीमेड पूरा एकदम उसको उठा के बस समझाना है, लिखना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ अगला, 5 नहीं करूंगा मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन, हम दोनों ही पूछा है। जैसे ऊपर वाले 4th में बोला नहीं था तो हमने दोनों निकाले थे, अब नीचे बोल के दोनों पूछ रहा है तो दोनों तरीके से उससे सोल्व हो जाएगा। सही है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। ये वाला मैं कर देता हूँ। एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो किस पॉइंट से पास होती है? -2 4 और -5, और किसके पैरेलल है? x + 3/3 इक्वल टू y - 4/5 इज इक्वल टू z + 8/6। कुछ नहीं करना है आपको, लाइन की इक्वेशन लिखना है ना जो इस पॉइंट से पास होती है, तो जाएगा x + 2 अपॉन, छोड़ दो अभी, y - 4 अपॉन इक्वल टू z + 5 अपॉन। क्या मैंने इस पॉइंट से लाइन को पास करा दिया? अब लाइन के मेरे को डी आर चाहिए। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, दो लाइनें जब पैरेलल होती है तो दोनों के डी आर इक्वल होते हैं, तो डी आर इसके क्या है? 3 5 और 6, वही इस लाइन के डी आर हो जाएंगे और यही हमारी लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। नहीं आया समझ में? आया समझ में? सिंपल, कॉपी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 करा दिया क्या? अच्छा 7 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने होमवर्क दिया था, शायद 8 बना था, नहीं दिया था, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड 5 - 2 और 3। अब देखो ओरिजिन का मतलब 0 0 0, दो पॉइंट से लाइन पास हो रही है। पहले पॉइंट का नाम क्या है? 0 0 0, दूसरे पॉइंट का नाम 5 - 2 3। तो ये कौन हो जाएगा? x1 y1 z1। ये कौन हो जाएगा? x2 y2 z2। ऐसे मत लिखा करो, आप बोर्ड एग्जाम में जब लिखोगे तो ऐसे लिखना, हियर x1 = 0 y1 = 0 z1 = 0। ऐसे लाइन खींच के x2 = कितना? 5, y2 कितना? -2, z2 कितना? 3। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x - x1 अपॉन, क्योंकि दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन पूछी है उसने, समझ में आ रहा है? इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 - z1। कोई दिक्कत इसमें? देखो इधर x - x1 कितना है? 0 अपॉन x2 - x1 कितना? 5 - 0 इक्वल टू y - y1 कितना है? 0 अपॉन y2 - y1 कितना? -2 - 0 इक्वल टू z - z1 कितना? 0 अपॉन z2 -z1 यानी 3 - 0। अच्छे से लिखेंगे इसको, x अपॉन 5 इक्वल टू y अपॉन -2 इक्वल टू z अपॉन 3। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। खत्म। आया समझ में? सिंपल, बहुत सिंपल है। अच्छा उसने वेक्टर भी पूछा है क्या? वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों पूछा है। ओके, तो वेक्टर भी बता देते हैं। इधर देखो, ये तो हो गया कार्टेशियन फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म हो गया? कार्टेशियन फॉर्म। अब देखो वेक्टर फॉर्म, इधर देखो वेक्टर फॉर्म समझ लो अच्छे से। देखो वेक्टर फॉर्म के लिए आपको r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लेमडा भी करना है अगर, तो आपको पहले a वेक्टर चाहिए। a वेक्टर यानी कि वो पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है, तो वो पॉइंट मान लो ये पॉइंट है। नहीं आया समझ में? अरे 0 i कैप
प्लस 0 JK प्लस 0 KK। और बी वेक्टर मतलब जिसके पैरेलल, बी वेक्टर मतलब डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर। कैसे निकालोगे? घटा घटा के, याद आया? या फिर यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो तो है ही, डायरेक्ट लिखे हुए, अगर कार्टेशियन निकाल लिया तो कितना हो जाएगा? 5IK माइनस 2JK प्लस, खत्म। तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा? आर वेक्टर बराबर, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, यानी कि 5I माइनस 2J प्लस 3K। अगर आपने इसको लिख भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही आंसर सही है। ये वेक्टर फॉर्म और ये लिख दो। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एकदम विचित्र निगाहों से देखा जा रहा है मेरी तरफ। 0IK प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ ये, सही है? कॉपी कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स। कर लोगे इसको? अब नहीं करूंगा मैं बार बार, ठीक है? कर लेना इसको। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की कार्टेशियन पहले बनाना। देखो इसमें भी आप थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाओ, पहले कार्टेशियन बनाओ ताकि कंफ्यूजन ना हो, वहीं से पॉइंट उठाओ, वहीं से डायरेक्शन रेशियो उठाओ, वेक्टर फॉर्म बन जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 का एक मैं करूंगा, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। पहला वाला कर रहा हूं मैं। आर वेक्टर इक्वल टू दिया है 2I माइनस 5J प्लस K प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 3I plus 2J plus 6K। 3I प्लस 2J प्लस 6K, ठीक है? दूसरी लाइन क्या दे रखी है? आर वेक्टर इक्वल टू 7I minus 6K। 7I माइनस 6K प्लस म्यू टाइम्स ऑफ I plus 2J plus 2K। I प्लस 2J प्लस 2K। क्या पूछा उसने? दोनों लाइन के बीच में एंगल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, दोनों लाइनें कौन से फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला लगा दो, cos थीटा इज इक्वल टू कौन सा? B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मॉड B1 मॉड B2। अब सवाल ये है कि B1 कौन B2 कौन? आर वेक्टर बराबर, एक सेकेंड, आर वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर, याद है आपको? तो यानी ये B वेक्टर है तो इसको थोड़ी देर के लिए B1 बोल दो। ऐसे आर वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B वेक्टर, सही है क्या? यहाँ पे लेमडा म्यू K T वॉटेवर एस भी दे देता है कभी कभी, है ना? लेमडा की जगह म्यू दिया है तो आर वेक्टर इक्वल टू A प्लस म्यू B, यानी कि ये B1 और B2 इसको मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी कुछ भी मान लो। मैं लिख देता हूँ लेट B1 इक्वल टू कितना? 3I प्लस 2J प्लस 6K और B2 कितना? बोलो, I प्लस 2J प्लस 2K। इनका क्या होगा? इनका कुछ नहीं होगा, वो वहीं रह जाएंगे क्योंकि फॉर्मूले में उनकी जरूरत ही नहीं है। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बोले तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 डिवाइडेड बाय कितना? इसका मॉड्यूलस अंडर रूट में 9 प्लस 4 प्लस 36, आगे जाके वो 7 हो जाएगा। अंडर रूट में 1 प्लस 4 प्लस 4, आगे जाके ये 3 हो जाएगा, सब जानते हैं हम लोग। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 19, सही है क्या? 12 4 16 और 3 19, 19 अपॉन 7 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा? ये cos थीटा इज इक्वल टू 19 अपॉन 21। कट नहीं रहा है, जबरदस्ती मत करना। थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? cos इनवर्स। अगर एग्जाम में आपने सिर्फ इतना कर दिया, कितना कर दिया यहाँ तक, तो नंबर कट जाएंगे, मेरे को मत बोलना, क्योंकि एंगल का मतलब थीटा, कोसाइन नहीं पूछा उसने, एंगल पूछा है, तो यहाँ तक करके आएंगे। अगर ये स्टैंडर्ड एंगल होता तो कन्वर्ट हो जाता, अरे नहीं है, इसका मतलब एज इट इज रहेगा, तो ये एंगल आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? कॉपी करो इसको, फटाफट कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड आप कर लेना। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को देखो आप ध्यान से। अब देखो 11 का फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, 11 का फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ सॉल्व, डायरेक्ट कर दूंगा मैं, डेटा नहीं लिखूंगा। वो कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। अच्छा, पहली लाइन और दूसरी लाइन जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में, कौन से फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। तो मैं फॉर्मूला भी कार्टेशियन वाला ही लगाऊंगा, बताओ कौन सा? cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय A2 स्क्वायर प्लस, नहीं फॉर्मूला याद होता है कोई बात नहीं, आप क्या करो सिंपल, पहली लाइन के DR बताओ फटाफट, A1 B1 C1 बता दो फटाफट, बताओ पहली लाइन के DR। 2 5 माइनस 3 जो डिनोमिनेटर में लिखे हुए नंबर होते हैं वो DR होते हैं। सेकेंड लाइन के DR बता दो फटाफट, A2 B2 C2 कितना हो जाएंगे? -1 8 4। फॉर्मूला आपके पास है, दोनों DR का डॉट प्रोडक्ट, cos थीटा इज इक्वल टू दोनों DR का डॉट प्रोडक्ट, 2 1 जा 2, 5 8 जा कितना 40, माइनस का कितना 12 डिवाइडेड बाय इसका अंडर रूट, यानी अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सही है क्या?
इंटू अंडर रूट में कितना 1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत बोलो। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना 40 माइनस 14, 40 माइनस 14 कर दे क्या, कितना 26, प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्योंकि 40 बड़ा नंबर है। अच्छा ये 9 है यहाँ पे, कितना है 9, 9 प्लस 4 13, 13 और 25 कितना 48, 48 38 38 सॉरी 38 इंटू इधर कितना 64 प्लस 17 कर दें बोलो 81। अच्छा चलो कुछ तो बाहर निकला, कुछ तो बाहर निकला। अरे तो ये कॉस थीटा नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना 26 अपॉन अंडर रूट 38 इंटू 9, सही है क्या, कुछ नहीं कट कुट कुछ नहीं रहा है। 38 को बाहर निकाल सकते हैं क्या हम लोग, नहीं निकाल सकते, तो ऐसा ही रहने दो उसको। तो यहाँ से थीटा कितना जाएगा, और ये भी नहीं कट रहे हैं 3 से, तो इसका मतलब हो जाएगा कॉस इनवर्स 26 अपॉन 9 अंडर रूट 38। आया है समझ में? आपने पिछले क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट में क्या अंतर देखा? वो वेक्टर फॉर्म में दिया था, इधर कार्टेशियन फॉर्म में दिया। हाँ तो वेक्टर में दिया था तो फॉर्मूला भी वेक्टर में लगाया था एंगल का, कार्टेशियन में दिया तो कार्टेशियन का फॉर्मूला लगा दो, आंसर दोनों से लेकिन सेम आएगा। यही आंसर है, ठीक है चलो कॉपी करो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करे बात, ये मैं करूँगा, कुछ नई बात है इसमें सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p सो दैट द लाइन्स 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2, ये वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन 7 माइनस 7x अपॉन 3p इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल टू 6 माइनस z अपॉन 5 आर 8 राइट एंगल। दोनों लाइनें राइट एंगल पर है, यानी दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। लेकिन सुनना एंगल 90 डिग्री है तो dr का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, लेकिन हाँ क्या तो भाई तो dr का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना। लेकिन सुनो उसके पहले लाइनें देखो, बहुत गंदी लाइनें लिखी है ये 1 माइनस एक्स लिखा है, जबकि इसको x माइनस x1 की फॉर्म में होना चाहिए था, उस फॉर्म में नहीं है ये, बनाएंगे हम लोग इसको। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो, अच्छा एक चीज़ और देखो, y और x हमेशा कोएफिशिएंट 1 होता है उनका इक्वेशन में, नहीं आया समझ में? जैसे मैं इधर लिख देता हूँ x माइनस x1 अपॉन कितना a, x अकेला होता है हमेशा, इसका कोएफिशिएंट 1 और पॉजिटिव इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। इस फॉर्म में हर लाइन को बनाना पड़ेगा, तब जाके आप dr को देख पाओगे अच्छे से। अभी dr जो दिख रहे हैं ना 3 2p ये 2 ये धुंधले, अभी धुंधले, समझ में आ रहा है? गलत है ये। कैसे देखो, इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 कर सकता हूँ क्या? माइनस नीचे दे दिया तुरंत, ऊपर उसका रोल खत्म, इक्वल टू 7 कॉमन ले लिया तो y माइनस 2 अपॉन 2p अपॉन 7, सोचो 7 को नीचे तुरंत ट्रांसफर कर दिया, इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2 एज इट इज, कोई पंगा नहीं उसका, सिंपल लिखा था वो तो सही लिखा था, इक्वल टू इधर हो जाएगा 7 बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन कितना 3p बाय 7। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप एक स्टेप बढ़ा के आराम से लिखें पहले उसको। देखो यहाँ से 7 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, एक मिनट रुको, 7 कॉमन लिया तो अंदर 1 माइनस एक्स, सही है क्या, अपॉन 3p, 7 नीचे गया तो ऐसा हो जाएगा, इसको पलटोगे तो माइनस का हो जाएगा, सही है ना, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3p बाय 7, सही है, कोई दिक्कत इसमें? ये एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसके साथ। ये लेकिन बदलेगा 6 z माइनस 6 अपॉन माइनस 5, उसमें कॉमन मत ले लेना जबरदस्ती, z का कोएफिशिएंट 1 ही है उधर, कॉमन कहाँ से लेते हैं, कोएफिशिएंट से लेते हैं, नहीं आया समझ में? पता चला उधर से 6 कॉमन ले लिया हमने तो सर, तो फिर वो z अपॉन 6 हो जाएगा, इधर जबरदस्ती कॉमन लेते हैं, याद है? बताओ अब ये जो लाइन है L1 इसके dr A1 B1 C1 बता सकते हो? ये बताएगा, एक मिनट ये बताएगा, हाँ बताओ, माइनस 3 2p बाय 7 और 2, बढ़िया, और इस लाइन के dr A2 B2 C2 माइनस 3p बाय 7 1 माइनस 5, बहुत बढ़िया। और दोनों लाइनें कैसी हैं, कैसी हैं? अच्छी है सर, अच्छी है ना, सिंस है ना, सिंस L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है इट इम्प्लाइज, सही है क्या, सही लिख रहा हूँ? सही है क्या? ये बकायदा आपके पास लिखा हुआ है, 2 लाइनें परपेंडिकुलर है तो बॉक्स कराया था मैंने नोट उधर, तो बताओ दिस इंटू दिस कर दूं, दिस इंटू दिस माइनस माइनस प्लस 9p अपॉन 7, सही है क्या? दिस इंटू 1 तो प्लस का 2p बाय 7 एज इट इज, दिस इंटू दिस माइनस का 10 इक्वल टू 0, एलसीएम काट दे 7
बोलो 7 एलसीएम निकाल दिया पूरे का तो हो जाएगा 9p प्लस 2p माइनस का 70 इक्वल टू 0। 11p कहाँ से आ जाएगा, रुको अभी आएगा थोड़ी देर रुको। ये हो जाएगा 11p माइनस का 70 इक्वल टू 0। नीचे वाला 7 कहाँ चला गया, 0 में चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो p इज इक्वल टू 70/11। कट रहा है क्या, नहीं 77 होता तो कटता। p इज इक्वल टू 70/11। खत्म क्वेश्चन। सीखने वाली बात क्या थी, ये वाली बात। ये नहीं करोगे तो गलत है, फिर आंसर चेक कर लेना, कॉपी करो, चालू करो। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 शो दैट द लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कर दोगे, डॉट प्रोडक्ट चेक करना, 0 आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। 14 फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ i माइनस j प्लस k। दिस इज लाइन 1। और लाइन 2 क्या है हमारे पास 2i माइनस j माइनस k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2ik प्लस j प्लस 2k। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मेरे साथ भी ऐसा होता था बोर्ड एग्जाम में। हमारी आदत है ना, फाइनल एग्जाम हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में ये पहला डेटा लिख लेते हैं वहाँ पे, तो कई बार होता है डेटा लिखते वक्त ही हम गलती कर देते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो एक बार चेक कर लिया करो आराम से, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो ये आपकी लाइन 1 है, बताओ लाइन 1 किस पॉइंट से पास हो रही है, ये वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है और इसके पैरेलल है, सही है क्या। इसका कंपेरिजन करो, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर से। तो बताओ दो लाइनें हैं तो a1 b1 a2 b2 हो जाएगा यहाँ पे। तो बताओ a1 वेक्टर कितना, i प्लस 2j प्लस k, और b1 वेक्टर कितना, i माइनस j प्लस k। बहुत अच्छे। बताओ a2 वेक्टर कितना, 2i माइनस j माइनस k, और b2 कितना, 2i प्लस j प्लस 2k। इसमें कोई दिक्कत। बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a2 माइनस a1 वेक्टर में, ठीक है, डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस। अब इस फॉर्मूले में आपको जो जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी बातें पहले से निकाल लो। आपको चाहिए सबसे पहले तो a2 माइनस a1, हियर a2 माइनस a1 निकालना पड़ेगा आप मेरे को। a2 माइनस a1 वेक्टर, यानी वेक्टर में से वेक्टर को घटाना पड़ेगा। बताओ a2 कहाँ पे, ये रहा नीचे, a1 कहाँ है ऊपर। तुम बताओ a2 माइनस a1 फटाफट। हाँ a2 माइनस a1, हाँ माइनस आई केप, और a2 माइनस a1 पूछ रहा हूँ मैं तेरे से। अरे 2i में से i घटाएगा तो i बचेगा ना, माइनस j में से माइनस का 2j घटाएगा तो माइनस का 3j बचेगा, माइनस k में से माइनस k घटाएगा तो माइनस का 2k बचेगा। इतना नहीं आ रहा तेरे को करना, a2 माइनस a1 हो गया। अब निकालेंगे हम क्या, b1 क्रॉस b1 का b2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट के साथ। बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, i केप j केप k केप। बताओ पहले b1 के कोएफिशिएंट लिखेंगे 1 माइनस 1 1, फिर 2 1 2। इसको ओपन करेंगे, i केप से खोला, ये छुप गए, 2 माइनस 1 माइनस 3, सही है क्या, चेक करते रहना। माइनस j से खोलेंगे 2 माइनस 4 माइनस का 2, सही है, सॉरी गलत किया, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। प्लस का k, ये छुप गए, 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो क्या बना हमारे पास, b1 क्रॉस b2 क्या आ रहा है, माइनस आई केप, ये आ रहा है हमारे पास b1 क्रॉस b2 इक्वल टू माइनस का 3i केप माइनस का 0j केप प्लस का 3k केप। ये आपने निकाल लिया b1 क्रॉस b2। अब इसका मॉड भी निकाल लो हाथों हाथ। b1 क्रॉस b2 का मॉड निकालेंगे तो जाएगा अंडर रूट में -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा, √18। √18 बोले तो 3√2, सही है क्या, थोड़ा छोटा कर दो उसको। अब फॉर्मूले में चलो 101 बोल दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी दिस प्रोडक्ट दिस। कर दो डायरेक्ट कि लिखूँ पहले, चलो लिख देता हूँ। i माइनस का 3j माइनस का 2k का डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, -3i माइनस 0j प्लस 3k डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ दिस, यानी कि कितना, 3√2। देखो डिस्टेंस से कोई नंबर आएगा, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो नंबर ही आ रहा है ऊपर भी। तो देखो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 × 3 माइनस का 3 माइनस 3 × 0 0, 2 × 3 माइनस का 6 डिवाइडेड बाय कितना, मॉड्यूलस की वजह से कितना हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा माइनस का 9 अपॉन, मॉड्यूलस से बाहर निकलेगा तो 9/3√3, 9 कटेगा 3 से, कितना हो जाएगा
3/√3, लेकिन आंसर की में ये होगा नहीं। क्या करोगे इसमें? एक मिनट में करेंगे क्या, लेकिन ऊपर नीचे √3 से, तो ये नीचे √3 इंटू √3 कितना 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा सिर्फ। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख दूँ। शॉर्ट एडिशन कितनी हो जाएगी? √3 यूनिट। याद आया? स्क्वायर थोड़ी आएगा, स्क्वायर यूनिट तो एरिया निकालते टाइम आता है, एरिया थोड़ी निकाल रहे हैं। सही है क्या? कॉपी करो। कौन नालायक ने बोला था? 3√2 तो लिखा है यहाँ पे, 3√2 कौन था? और तुम बोले भी जा रहे हैं, बोले भी जा रहे हैं, सब लोग बोले भी जा रहे हैं, सब लोग बोले भी जा रहे हैं। ये हटा रहा हूँ ना इसको मैं, 3/√2। सही है क्या? अब सही है? यहाँ पे चेंज कर दो 3/√2। वो वहाँ से गलती से 2 की जगह 3 कॉपी हो गया था मेरे से। 17 बोल रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन आर गिवन। आर वेक्टर इक्वल टू दिया है उसने 1 - t i कैप प्लस t - 2 j कैप। अब समझना, इसमें कुछ नई बातें सीखने के लिए, ठीक है? कॉपी करते रहना, बाद में बहुत टाइम दूंगा मैं कॉपी करने के लिए। के कैप्स देखो इधर, पहली लाइन की इक्वेशन लिख के मैं रुक गया। लाइन की इक्वेशन देखते ही समझ में आ रहा है कि ये लाइन की इक्वेशन अच्छे से नहीं लिखी है, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर की फॉर्म में नहीं लिखी है, तो मेरे को बनाना पड़ेगा। पहले कैसे बनाऊंगा? इधर देखो, समझ ले। इधर आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो अंदर, ये हो जाएगा आई कैप माइनस टी आई कैप। सही है क्या? हो जाएगा प्लस का टी जे कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप माइनस का 2 टी के कैप। अब उन वाले लोगों को ढूंढो जिसमें टी नहीं है। एक तो इसमें और इसमें टी नहीं है ना, इनको साथ साथ लिख दो। तो आई माइनस 2j प्लस 3k। अब उन वाले वेक्टर को ढूंढो जिसमें t है, उसमें से t कॉमन खींच लो बाहर। t कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? माइनस का i कैप, यहाँ से प्लस का j कैप और यहाँ से माइनस का 2 k कैप। सही है क्या? अब आप देखो r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर का फोटो दिखा ना। कई बार वो ऐसे होशियारी करेगा तो हम डबल होशियार बनेंगे। सही है क्या? ठीक है ना? अरे वो बाप है तो हम उसके भी बाप है ना। देखो सेकेंड लाइन क्या दे रखी है? r इज इक्वल टू s प्लस 1 आई कैप प्लस 2s माइनस 1 जे कैप माइनस 2s प्लस 1 के कैप। वही वाली बात है, अंदर मल्टीप्लाई करो पहले। अब मैं डायरेक्ट कर दूं, देखो इधर डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। 1 इंटू आई कैप माइनस 1 इंटू जे कैप माइनस का जे कैप और 1 इंटू के, और माइनस बाहर होने की वजह से माइनस का के पे हो जाएगा। सही क्या? प्लस का एस कॉमन खींच लिया, अंदर हो जाएगा आई कैप प्लस का 2 जे कैप और माइनस का 2 के कैप। चेक कर लेना आराम से, डायरेक्ट कर दिया अब मैंने एक स्टेप में। सही है क्या? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे को एक बात बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन a1 वेक्टर a2 वेक्टर ढूंढने पड़ेंगे। तो बताओ a1 ये देगा, a2 ये देगा, b1 ये देगा, b2 ये देगा। a1 कितना है? i माइनस 2j प्लस 3 के कैप और a2 कितना है? बोलो। i माइनस j माइनस के। बढ़िया। बताओ b1 वेक्टर कितना? जल्दी बताओ। बहुत अच्छे। और b2 वेक्टर i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, वो 2k लिख देंगे उसको। अरे हाँ जा रहा हूँ ना, 1 मिनट शांत रहो। सही है क्या? बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ फॉर्मूला। अरे इससे पूछ रहा हूँ ना, बताओ। हाँ तो और क्या? और a1 इंटू a2 डॉट b1 क्रॉस b2। गधे। हाँ तुम बताओ। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 ब्रैकेट में अपॉन। इतना नहीं बोल पा रहा है, मौत आ रही है इसमें भी, है ना? हल्के में ले रहा चीज़ों को बेटा, है ना? बाद में पछताएगा, बोलेगा हाँ सही बोल रहे थे सर। a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 कर रहा हूँ। कहाँ से जीरो हो जाएगा? रुको 1 मिनट। a2 माइनस a1 कर रहा हूँ, रुकना 1 मिनट। दिस माइनस दिस कर रहा हूँ, तो i माइनस i 0 i जे माइनस का जे प्लस का 2j प्लस का जे। सही है क्या? माइनस का ये माइनस का 4 के कैप। कहाँ से जीरो हो रहा है? सही है, पहले का जो। ओके अच्छा, b1 क्रॉस b2। 1 मिनट, b1 क्रॉस b2 जल्दी से बताओ। i j k। अच्छा b1 के कोएफिशिएंट -1 1 -2 1 2 -2। आई कैप से खोला, माइनस का 2 प्लस का 2 0
माइनस जे कैप से खोला, 2 प्लस का 4 ओके सॉरी, प्लस का 4 तो प्लस का 2 हो जाएगा, सही है ना, ओके सॉरी, माइनस का 2 प्लस का 4, बढ़िया। माइनस जे से खोला, छुप गए, प्लस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 0, अब 0 हो रहा है, अब 0 हो रहा है ना। प्लस का के कैप, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, वापस से चेक कर लो एक बार, सब 4 होगा, ये छुप गए, ये जो है ये +2 और वो भी +2 अच्छा होगा ना। ओके सॉरी, तो B1 क्रॉस B2 कितना आ रहा है फाइनली, अरे देखो इधर B1 क्रॉस B2 आ रहा है हमारे पास 2i कैप माइनस 4j कैप, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो इसका मोड निकाल लेते हैं यहीं पर ही, √4 प्लस 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 29 16 और 9 25, 25 और 4 29, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर फॉर्मूला नंबर 1 है ना, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 बताओ शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी मॉड में, ये मॉड है, मॉड का मतलब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं करना है, बताओ A2 - A1 ये रहा, 0i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ, 2i माइनस 4j माइनस 3k, सही है, डिवाइडेड बाय कितना, √29 कर दे, डॉट प्रोडक्ट, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस माइनस का 4, दिस इंटू दिस प्लस का 12 मॉड में, लेकिन ठीक है, अपॉन √29, ये कितना हो जाएगा 8/√29 यूनिट, आया समझ में। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, चेक करो, अरे चेक करके बताओ, हेडिंग लिखो प्लेन, ठीक है, लिखो इसके अंदर लेट अ पॉइंट इन द सरफेस, लेट ए है ना, ऐसा लिखना, लेट ए इज द पॉइंट, कैपिटल ए ऑफ ए वेक्टर भी लिख लेना ब्रैकेट में, लेट ए ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, लेट ए ऑफ ए वेक्टर इज द पॉइंट ऑन द सरफेस एंड R is कैपिटल R ऑफ R, बोर्ड पे लिखा है, कैपिटल R ऑफ R वेक्टर, एंड R is any point on the surface such that बोर्ड पे लिखा है, such that AR vector is always perpendicular, to a line, full stop. The line is called normal to the plane. The line is called normal to the plane. The line is called normal to the plane. ठीक है, अब ये तो हो गई थियोरिटिकल बात। अब देखो ये इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जो भी बोर्ड पे मैं कर रहा हूँ वो समझ में आएगा आपको। जैसे कि ये कोई सरफेस है, ये क्या है, कोई भी एक सरफेस है, ये मैंने एक सरफेस बना दी, क्या बना दी, सरफेस। आपको जान करके खुशी भी होगी कि ये प्लेन ही एक तरीके से 3D में कई बार ऐसा बनाया हमने, ऐसा फोटो बनाया है। तो ये कोई सरफेस है, ठीक है ना, ये क्या है, ये सरफेस 3D में स्पेस में मैंने ऐसे बना रखी, इसको इंक्लाइन करके बना रखा, ठीक है। इसमें कहीं पर कोई एक पॉइंट ए है, कहीं पर कोई एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है। क्या है उसका पोजीशन वेक्टर, किसके रेस्पेक्ट में, प्लेन के रिस्पेक्ट, पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। पोजीशन वेक्टर में हमने पढ़ा है पूरा कि पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम लोग देते हैं, ठीक है। ये प्लेन थोड़ा सा काजू कतली जैसा हो गया ना, थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपका प्लेन है,
ठीक है। इस पे कहीं पर भी कोई एक वेरिएबल पॉइंट ले लो, वेरिएबल पॉइंट कहीं भी हो सकता है, आपकी मर्जी, इसको कहीं भी घुमा सकते हो, आर वेक्टर को कहीं भी घुमा दो। ये ए वेक्टर को लेकिन फिक्स कर रखा है मैंने, तो मैंने ए और आर को ज्वाइन करके एक ए आर वेक्टर बना लिया। यानी कि ये प्लेन है, इस प्लेन में एक वेक्टर रख दिया मैंने, ये ए वेक्टर, सॉरी ये ए पॉइंट, ये आर पॉइंट, ए आर वेक्टर, कोई दिक्कत। अब देखो ए आर वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अ लाइन, ऐसा लिखा है ना, एंड द लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल टू द प्लेन। अब देखो यहाँ पे प्लेन में हमेशा एक लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है, प्लेन में हमेशा क्या होती है, एक लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है, जिसको क्या बोलते हैं, पढ़ा है ऐसा कहीं नाम हमने, नहीं सुना आपने, कोई बात नहीं। ये देखो प्लेन में एक परपेंडिकुलर लाइन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये कोई एक परपेंडिकुलर लाइन है, कोई दिक्कत इसमें, इसको आगे जाके मैंने डायरेक्शन दे करके वेक्टर बना दिया, ठीक है। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए एन वेक्टर बोल दिया, क्या बोल दिया, ठीक है। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि ए आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, सही है क्या, दिख रहा है, ठीक है। इस एन वेक्टर को क्या बोलते हैं पता है, क्या बोलते हैं इसको, बोर्ड पे लिखा, उसमें लिखा है कॉपी में, अरे बोलो ना, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल टू द प्लेन। अगर उसको वेक्टर बना दोगे तो वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल वेक्टर। ये ध्यान रखना हमेशा कि जैसे लाइन में क्या होता था, लाइन में दो पैरामीटर होते हैं, एक तो एक पॉइंट जिससे लाइन पास होती है, और एक ऐसा वेक्टर जिसके लाइन पैरेलल होती है। ऐसे प्लेन में सिर्फ एक बात होती है, प्लेन में क्या होता है, एक उसका नॉर्मल वेक्टर हमेशा उसके साथ रहता है, प्लेन जहां भी जाएगा नॉर्मल वेक्टर हमेशा उसके साथ रहेगा। नहीं आया समझ में, मतलब इस प्लेन में प्लेन कुछ नहीं है, सब कुछ ये है, यही इस प्लेन के डी आर देगा, कौन देगा, नॉर्मल ही इस प्लेन के क्या देगा, डी आर देगा, ठीक है। तो क्या ए आर इज परपेंडिकुलर ऑन एन, दिख रहा है आपको, तो ये क्या यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। थोड़ी देर के लिए ए आर वेक्टर को मैं बना रहा हूँ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बना सकता हूँ, बोलो, डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन है, किसके फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, अरे वेक्टर ही वेक्टर है ना, इसलिए वेक्टर फॉर्म, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, और करके लिख रहा हूँ मैं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। क्या किया, एन वेक्टर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया डॉट प्रोडक्ट अंदर। तो क्या यहाँ से आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए वेक्टर क्या है, कोई भी एक वेक्टर है, एन वेक्टर भी कोई वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कोई स्केलर नंबर आएगा। उस स्केलर नंबर को थोड़ी देर के लिए मैंने आर डॉट एन इज इक्वल टू डी बोल दिया, क्या बोल दिया, दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। कोई दिक्कत, कॉपी करो, दिया तुमने, देखो इधर, ये दोनों क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। अब आपसे पूछेगा कार्टेशियन फॉर्म, क्या पूछेगा आपसे, कार्टेशियन फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पता है क्यों, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं 3D मतलब कार्टेशियन। तो इसको पॉइंट नंबर 1 बोल देना यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2 है प्लेन के अंदर, सही है। देखो इधर देखो, मैं थोड़ी देर के लिए इस ए वेक्टर को x1 नहीं जरूरत नहीं है, ए वेक्टर को मानने की जरूरत नहीं है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आर वेक्टर जानते हो आप, बहुत बढ़िया, आर वेक्टर कौन होता है, एक्स आई के, बहुत अच्छे, प्लस, ठीक है क्या, ओके। तो मैं आर वेक्टर ये ले रहा हूँ और थोड़ी देर के लिए एन वेक्टर इधर लेट कर रहा हूँ, ए आई के प्लस बी जे के प्लस, पता है मैंने एन वेक्टर को ऐसा क्यों लिया, क्योंकि एन वेक्टर क्या दिखाता है, प्लेन के डी आर दिखाता है, तो डी आर एबीसी तो होते हैं, तो इसलिए मैंने एबीसी की फॉर्म में वेक्टर बना दिया। कोई दिक्कत इसमें, है ना। ये वाली बात आप यहाँ लिख के फिर अगले पॉइंट पे आ जाना, ठीक है। अब देखो आर डॉट एन इक्वल टू डी है, मतलब आर क्या है मेरे पास, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, नहीं आया समझ में, इसका डॉट कर रहा हूँ मैं किसके साथ, ए कॉमा बी कॉमा सी के साथ, कोई दिक्कत इसमें, इक्वल टू डी बेचारा एज इट इज, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, राइट वाले डी को इधर बुलाया तो नेगेटिव, लेकिन हो सकता है डी खुद नेगेटिव हो, तो नेगेटिव पॉजिटिव। याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस माइनस के साइन डिपेंड करते हैं डी के ऊपर, नहीं आया समझ में। अरे कंफ्यूज नहीं होना है कि डी उधर से इधर आया तो नेगेटिव ही चाहिए हमको, तो डी खुद नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म विल बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0. Here dr of the plane is
ए कॉमा बी कॉमा सी। किसी भी प्लेन की इक्वेशन को देख के डी आर बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन दिया है कि 3x माइनस 2y प्लस 5z प्लस 7 इक्वल टू 0, बताओ इसके डी आर 3 माइनस 2 5 7 का क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं, वो तो डी का रोल निभा रहा है। अरे कल को अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन डी आर आपको लिखना आना चाहिए। क्या डीसीज बता सकते हो इसके? कैसे? सबसे पहले इसका मॉड निकालो, √9 प्लस 4 प्लस 25, जो भी आएगा उसको 3 अपॉन माइनस 2 अपॉन 5 अपॉन। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी में, ठीक है, कॉपी करो इतना। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, या ऐसा बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। ऐसा पूछा जाएगा आपसे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म, तो वो हेडिंग मैंने लिख दी नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। अब ध्यान से सुनना, देखो इधर नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन के लिए क्या करना है आपको। देखो आपके पास थोड़ी देर पहले क्या था, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर था, सॉरी डी था कि नहीं था, ठीक है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड लगा रहा हूँ किससे, मॉड ऑफ एन वेक्टर से। नहीं आया समझ में, मॉड ऑफ एन वेक्टर से। तो जैसे मैं मॉड ऑफ एन वेक्टर से डिवाइड लगाऊंगा, ये हो जाएगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड एन वेक्टर इक्वल टू डी अपॉन मॉड एन वेक्टर। सही है क्या? ठीक है, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर डॉट एन केप, सोचो, इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए उसका पी बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, पी बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, पी। हियर पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। अभी थोड़ी देर के बाद आपको किसी भी प्लेन की पॉइंट से डिस्टेंस निकालना सिखाऊंगा, तो वहाँ पे आप क्लियरली समझ जाओगे कि अच्छा डी अपन मॉड एन जो होता है, यहाँ पे लिख लेना, है ना, यहाँ पे लिख लेना, हियर पी इज डी अपॉन मॉड एन वेक्टर। ठीक है, थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा, लेकिन आप ये समझो आर डॉट एन के इक्वल टू पी क्या हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। कॉपी करो, देखो इधर नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, ये तो था, ये क्या था पता है, दिस इज वेक्टर फॉर्म। ये क्या था, वेक्टर फॉर्म। अब 3D फॉर्म भी तो पूछेगा आपसे, नहीं आया समझ में, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब देखो वो एम है लास्ट में, क्या है, एम, ठीक है ना, FR। इसी में क्या लिख रहा हूं मैं, 3D फॉर्म। क्या लिख रहा हूं, या कार्टेशियन फॉर्म, एक ही बात है। अब देखो हमने क्या किया था, वेक्टर की इक्वेशन को क्या किया था, डिवाइड किया था एन वेक्टर के मॉड्यूलस से, तो हमारे पास क्या आया, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके पास कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन क्या होता है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। क्या मैं अब इसको डिवाइड लगाऊंगा किससे, अंडर रूट ऑफ, सोचो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सोच लिया, क्यों, क्योंकि एन वेक्टर कौन होता है, ai प्लस bj प्लस c के, उसके मॉड्यूलस से डिवाइड लगाओगे, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड लगेगा, तो हर एक में डिवाइड लगेगा, लगेगा ना। तो देखो ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन अंडर रूट, सोचो शॉर्ट में लिख दूं, प्लस बी वाई अपॉन अंडर रूट प्लस सी जेड अपॉन अंडर रूट प्लस डी अपॉन अंडर रूट। सही है क्या, कोई दिक्कत, इक्वल टू 0। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ए अपॉन अंडर रूट, सोचो, सोचा है ना, dr से dc निकालने वाला तरीका, ये कौन है, एम वाई हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, एन जेड, और ये इस बेचारे को वापस उधर चिपका दिया मैंने। ये p कौन है, ओरिजिन से डिस्टेंस है, ठीक है। हियर अगेन, हियर p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, अगर ये उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, मॉड लगा देंगे ना डिस्टेंस के लिए, नहीं आया समझ में, फ्रॉम ओरिजिन। सही है क्या, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1 z1। क्या लिखा है, हेडिंग क्या लिखी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पॉइंट पास, ऐसा प्लेन की इक्वेशन बताओ जो एक पॉइंट से पास होता है। तो फॉर्मूला है ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। इसमें d नहीं आता है, इसमें d नहीं आता है, यही खास बात है। देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, उसमें d है, इसमें d नहीं है। इसका रीजन दो, d क्यों नहीं आता है, अच्छा उसने बोल दिया, हाँ। देखो इधर आपके पास प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। सही है क्या,
ये प्लेन जो है किसी पॉइंट से पास होता है, उस पॉइंट का नाम क्या है? x1 y1 z1 गिवन पॉइंट है ये। इस पॉइंट को उससे पास करा दो तो इक्वेशन क्या बनेगी? ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0। दोनों को घटा दो, क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे d निपट जाएगा, क्या बचेगा? a कॉमन लोगे तो x माइनस x1, b कॉमन लोगे तो y माइनस y1, c कॉमन लोगे तो z माइनस इक्वल टू कितना? ये इसका प्रूफ है, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है हमें लिखने की, आया समझ में? लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई पॉइंट, अगर कोई प्लेन किसी गिवन पॉइंट से पास होता है, एक पॉइंट से है ना, एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या है? a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। इसी में इफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब इस प्लेन को ओरिजिन से पास कराओ तो क्या बचेगा? ax प्लस by प्लस c a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 0। तुम बताओ। ax1 d इक्वल टू 0 बचेगा। अरे भैया x y z की जगह 0 रखोगे ना तो 0 प्लस 0 प्लस 0 खाली d बच जाएगा, d इक्वल टू 0। यानी कि अगर कोई प्लेन ओरिजिन से पास होता है तो उस केस में d होता ही नहीं है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी? ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0। नहीं आया समझ में? अच्छा इतना आगे का सोच लिया था तेने? वही बोल रहे थे, कॉपी करो। पॉइंट नंबर 4 क्या? क्यों नहीं? ये 3 पॉइंट का वेक्टर और 3D हो गया ना। अच्छा 4th इधर हो गया, ओके सॉरी। पॉइंट नंबर 5 देखो, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, इक्वेशन ऑफ z इक्वल टू 0, बॉक्स कर लेना इसको। इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन में z इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन x इज इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया। इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन y इज इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया। अब इधर देखो इसी के अंदर, ठीक है, ये 5.1 हो गया, ये 5.2 आ जाएगा इधर। इक्वेशन ऑफ प्लेन, बहुत ध्यान से सुनना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन एंड एट डिस्टेंस ऑफ k फ्रॉम ओरिजिन, k फ्रॉम ओरिजिन। इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज सॉरी z इज इक्वल टू k। क्या हो जाएगी? z इज इक्वल टू k। नहीं आया समझ में? ठीक है, ऐसा प्लेन का इक्वेशन बताना है जो एक्स वाई प्लेन के कैसा है? पैरेलल है, ठीक है। तो बनेगा तो z इज इक्वल टू समथिंग, लेकिन अब की बार ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी दे रखी? k दे रखी, ठीक है। ओके 5.2 के अंदर यही वाली बात मैं लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ k फ्रॉम ओरिजिन। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू k। एंड द लास्ट वन इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन, ये x है यहाँ पे, जेड एक्स प्लेन एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ k फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू k। क्या आपको x एक्सिस के dr आते हैं लिखना? x एक्सिस के dr कौन बताएगा? तू बता। 1 0 0, y एक्सिस के dr, z एक्सिस के dr, कोई दिक्कत इसमें? अब आ जाओ, उसको एक साथ कॉपी कर लेना। इधर देखो पॉइंट नंबर 6, कंडीशन इन प्लेन, कंडीशन इन प्लेन समझना बहुत ध्यान से। लेट टू प्लेन P1 A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0। लेट प्लेन P2 A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। 6.1 इफ P1 पैरेलल P2, क्या मतलब इसका? दोनों लाइन पैरेलल। लाइन कहाँ से लाइन? दोनों प्लेन पैरेलल है, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 इज नॉट इक्वल टू D1 अपॉन D2। नहीं आया समझ में? अगर दो प्लेन पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो कैसा होगा? इक्वल होगा। लेकिन ये डायरेक्शन रेशियो थोड़ी होते हैं, ये तो कांस्टेंट है, इसका डायरेक्शन रेशियो से कोई लेना देना नहीं। 6.2 इफ P1 ओवरलैप, क्या लिखा है? ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब कोइंसिडेंट। नहीं आया समझ में? इफ P1 ओवरलैप टू P2, यानी कि दोनों प्लेन कैसे हैं? ठंड लग रही है उनको, तो इसका मतलब क्या?
देखो इधर क्या चेंज आया, चेंज क्या आया ये बताओ आप तो। D1 अगर दोनों प्लेन पैरेलल हो गए, पैरेलल क्या ओवरलैप हो गए तो दोनों प्लेन एक जैसे हो जाएंगे फिर। अरे इनका सब सेम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सेम कर भी सकते हैं, जैसे इधर कुछ कॉमन लेके कुछ मल्टीप्लाई करके इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। 6.3 इफ P1 परपेंडिकुलर टू P2, परपेंडिकुलर टू P2 तो सेम वही कंसेप्ट A1 A2 प्लस कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत? एक मिनट 6.4 है ना, जगह नहीं है, हालांकि मैं कोशिश करूंगा झुकने की। एंगल बिटवीन P1 एंड P2, एंगल बिटवीन P1 एंड P2 दो तरीके हैं इसमें भी। cos थीटा इज इक्वल टू, बाद में हंस लेना बेटा, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड n1 मॉड काय में लिखा है, ये वेक्टर में लिखा है, यही फॉर्मूला 3D में। cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन, समझ गए है ना, अंडर रूट जान खा ली थी एक बार तुमने मेरी, समेशन लिख दिया था तो इसलिए समझ में आया। कॉपी करो। पॉइंट नंबर 7, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। क्लास 11th में आपने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन पढ़ा होगा, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, है ना कुछ और बोलने वाला था वो, बट मेरे फ्लो में सही बोलने लगा फिर वो, ठीक है, होता है ऐसा, ठीक है। देखो इधर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन में फोटो, पहले फोटो देखो इधर, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बनाई मैंने, ठीक है, ओरिजिन एक्स वाई जेड, और आपका प्लेन कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ऐसा प्लेन है जो तीनों एक्सिस को कट कर रहा है कहीं पर, नहीं आया समझ में, ऐसा प्लेन जो तीनों एक्सिस को क्या कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक ऐसा प्लेन सोचो जो इस पे उस पे और ऐसे नीचे इस तरीके से तीनों पे बन रहा है, और इस तरीके से बन रहा है कि ओरिजिन से यहाँ पे कुछ इंटरसेप्ट कट रहा है, वहाँ पे भी कुछ इंटरसेप्ट कट रहा है, और उधर भी ऊपर की तरफ ये इंटरसेप्ट कट रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ये एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ को मैंने ए बोल दिया, क्या बोल दिया, वाई इंटरसेप्ट की लेंथ को मैंने बी बोल दिया, कोई दिक्कत, और z इंटरसेप्ट की लेंथ को c बोल दिया, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो जाएगा x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है ना। हियर a इज इक्वल टू x इंटरसेप्ट या लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, b इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट मेड बाय प्लेन, c इज इक्वल टू, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगला पॉइंट कॉपी करो उसको फटाफट। पॉइंट नंबर 8, चले, ये ध्यान रखना, अगर आपको कोई प्लेन दे रखा है उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है ना, अभी मैं बताता हूँ, पहले इसको लिख लो। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, मतलब इसमें शीट में जैसे एक्सरसाइज 11.3 में, बोर्ड प्रीवियस ईयर में भी होगा, ठीक है। हो गया, अब हो गया, देखो इधर चालू करो, चालू ही, ओके। इधर देखो, अगले पॉइंट पे जाने से पहले एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ इधर, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक प्लेन है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6 किसी ने दे रखा है, ये क्या है, प्लेन है, प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 वाला प्लेन है, सही है क्या। इसको मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, है ना, ये एग्जांपल लिख लेना आप। तो इसमें क्या करना है, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन में राइट साइड में हमेशा 1 बना दो, क्या बना दो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, हर एक को 6 से डिवाइड लगा दो, लगा दिया, बोलो लगा दिया, तो राइट साइड 1 बन गया, इधर क्या बचा, x/6 प्लस y/3, सोचो, प्लस z/2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखो इधर x y z अकेले होने चाहिए ऊपर। अब आप देखो a कितना है इसमें, b कितना है, c कितना है, कोई दिक्कत। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट कितना है उसमें, बहुत बढ़िया, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ z इंटरसेप्ट, द सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स, अरे 6 प्लस 3 प्लस 2,
सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स का मतलब एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई इंटरसेप्ट प्लस जेड इंटरसेप्ट पूछा है उसने, तो कितना आंसर आ जाएगा? आया समझ में? बोलो। पॉइंट नंबर 8, ठीक है, ये कॉपी करो। चलो एग्जाम्पल तब तक। पॉइंट नंबर 8, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। प्लेन के अंदर कुछ पूछे ना पूछे, 2 चीजें जरूर पूछी जाएगी। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट दे देगा, बोलेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन बता, और दूसरा किसी पॉइंट की प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगला टाइटल पॉइंट नंबर 9 पे चलेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। और एक और आपसे पूछा जा सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स, ठीक है, वो भी आगे का टाइटल है। लेकिन उसके पहले 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन सुनना बहुत ही ध्यान से। एक प्लेन बनाया मैंने, क्या बनाया? एक प्लेन बनाया, क्या बनाया? प्लेन। इस प्लेन में मैंने एक फिक्स पॉइंट लिया ए, क्या लिया? ए वेक्टर ले लिया। यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया बी वेक्टर, कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे ना। एक पॉइंट इधर ले लिया सी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। और इस पर एक कोई वेरिएबल पॉइंट ले लिया आर वेक्टर, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब ध्यान से सुनो, मैंने इन सबको ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। यानी मैंने ए बी वेक्टर बना लिया, ए सी वेक्टर बना लिया, और मैंने एक ए आर वेक्टर बना लिया। क्या बना लिया? ए आर वेक्टर बना लिया। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, ए से आर की तरफ डायरेक्शन, सही है ना। अब बहुत ध्यान से सुनो, एक प्लेन है, इस प्लेन में कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट है, और एक वेरिएबल पॉइंट मिला के टोटल 4 पॉइंट है, और 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बने हुए। कितने वेक्टर बने हुए? क्या ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो गए? हो गए ना। तो कोप्लेनर, हियर देखो, लिखो हियर ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए आर वेक्टर आर कोप्लेनर। अब मैं थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं, हियर ए आर वेक्टर, ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर। पता है क्यों? अभी समझ में आएगा। ए आर, ए बी, ए सी आर कोप्लेनर। बहुत ध्यान से सुनना, अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो तीनों का बॉक्स याद है आपको? बोलो, तीनों का बॉक्स कितना? 0। कोप्लेनर होने की कंडीशन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर दिया, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, मैं थोड़ी देर के लिए ए वेक्टर को, बहुत ही ध्यान से सुनना, x1 y1 z1 लेट कर रहा हूं, कोई दिक्कत? अब मैं 3D में जा रहा हूं। कहाँ जा रहा हूं? 3D में। बी ऑफ बी वेक्टर को थोड़ी देर के लिए मैंने x2 y2 z2 सेट कर दिया, कोई दिक्कत? ये गिवन पॉइंट है, क्वेश्चन वाला देगा आपको 3 पॉइंट, x3 y3 z3, कोई दिक्कत? और थोड़ी देर के लिए r ऑफ r वेक्टर जो होता है हमेशा के लिए x y z लेट कर लिया, कोई दिक्कत? अब देखो, बॉक्स ऑफ ए आर ए बी ए सी का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट। याद करो, तो डिटर्मिनेंट बनेगा। डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? ध्यान से सुनना, डिटर्मिनेंट बनेगा और उसको इक्वल टू 0 कर दिया जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, बॉक्स इक्वल टू 0। ए आर वेक्टर बनाना है, क्या बनाना है? ए आर वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। नहीं आया समझ में? आर कौन है? ए कौन है? तो क्या मैं ऐसा लिख दूं? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, कोई दिक्कत? बताओ, ए बी वेक्टर, ए बी मतलब बी माइनस है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। प्लस क्यों बोल रहा है? वेक्टर मत बनाओ, सीधा कोएफिशिएंट लिखवाओ डायरेक्ट। अब बताओ, ए सी वेक्टर, ए सी x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, कोई दिक्कत इसमें? 3 स्टार लगा लेंगे इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसके अंदर x1 y1 z1, x2 y2 z2 सब कुछ गिवन है, सिर्फ x y z को छोड़ करके, वो आपके लिए वेरिएबल रहेगा। अरे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा पता है? इसको सॉल्व करोगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 की फोटो बनेगी। वही तो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, सही है क्या? कॉपी करेंगे इसको और लिख लिया। एक एग्जांपल सेट कर रहा हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना, कि करना क्या है हमें। एक्सरसाइज 11.3 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है ना। अगर नहीं भी ये बुक तो इधर देख लो, सिंपल है। वो ये कहना चाह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। ठीक है, 3 गिवन पॉइंट है हमारे पास,
आपको पता है ये तीनों गिवन पॉइंट में ये पॉइंट का नाम x1 y1 z1 है। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, गलती से भी इसको x1 y1 z1 मत बोल देना। जो सीक्वेंस में दिया उसी सीक्वेंस में x1 y1 z1। ये कौन है? ये कौन है? और एक्स वाई जेड तो हमेशा अननोन रहेगा क्योंकि वो वेरिएबल पॉइंट है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है। तो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, पहले आप एग्जाम में जब सॉल्व करो तो पहले फॉर्मूला लिखोगे। अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू रखना सिखा रहा हूँ। डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो पहले ही कर दो, क्योंकि इक्वेशन लिख रहे हैं तो इक्वल टू जीरो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो एक्स एज इट इज रहेगा क्योंकि वो तो अननोन है। माइनस x1 कितना हो जाएगा यहाँ से 1। पहले आप वैल्यू असाइन कर दो ताकि वैल्यू रखने में आसानी हो। फिर y माइनस y1 कितना, z माइनस z1 कितना, बोलो, माइनस माइनस प्लस, सिंपल। फिर x2 माइनस x1 करेंगे तो 6 माइनस 1 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 4। क्या किया ये, z2 माइनस z1 यानी कि माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 1 यानी माइनस 5 प्लस 1 यानी माइनस 4। फिर x3 माइनस x1, देखो x3 माइनस, गलती से भी क्या गलती होती पता है यहाँ पे, x3 माइनस x2 कर देते फ्लो में, हम गलत हो जाएगा। x3 माइनस वापस 1 पे जाना है तो माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस माइनस 1 4। अब इससे ओपन करो, सॉल्व करो तो आपके पास एक्स वाई जेड में एक प्लेन बन जाएगा। खत्म क्वेश्चन। आया समझ में? ऐसे वैल्यू रखना है उसमें एग्जाम। देखो इधर, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो कुछ एकदम अलग ही तरीके का पूरा 0 0 0 दिखाई देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। और अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन इनफाइनाइट प्लेन्स मेड बाय गिवन पॉइंट। या ऐसा बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट प्लेन्स अकर विच आर पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स, ठीक है क्या। ये कॉन्सेप्ट को आप लिख लो अभी फिलहाल, और इसको आप सोच के आना कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों पॉसिबल है, ठीक है। ये आपका छोटा सा एक होमवर्क है, ठीक है, बाद में मैं बताऊंगा। इसको कॉपी कर लो अभी फिलहाल। देखो इधर पॉइंट नंबर 9 चल रहा है, 10 चल रहा है, 9 चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो जो 2 पॉइंट लिखने वाला हूँ ना उनको पहले आराम से अच्छे से समझ लो कि मैं कर क्या रहा हूँ, उसके बाद उसको आप कॉपी कर लेना आराम से। देखो इधर पॉइंट नंबर 9, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम अ प्लेन, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्ड दे रहा हूँ, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, सही क्या, या उल्टा भी बोल सकते हैं कि किसी प्लेन की पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो इधर ये पॉइंट है P, इसको P नाम दे रहा हूँ। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 क्वेश्चन में दिए रहेंगे, ठीक है। एक प्लेन भी आपको क्वेश्चन वाला दे करके रहेगा, ठीक है, दिया रहेगा आपको। ये प्लेन है, इसका नाम क्या है, और इस प्लेन से इस पॉइंट की क्या बताना है, ये डिस्टेंस बताना है। ये पॉइंट है, ये प्लेन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉड, क्या करना है, इस पॉइंट को उठा के प्लेन में रखना है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c²। याद रहेगा फॉर्मूला, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला लगाते वक्त ध्यान रखना, कई बार प्लेन में d राइट साइड दिया हुआ रहेगा तो उसको पहले इधर लाना हमारा काम है, क्योंकि नहीं लाओगे तो d मिस हो जाएगा फिर इधर, सही है। ये फॉर्मूला है सिंपल। इसके बाद पॉइंट नंबर 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स, 2 पैरेलल प्लेन्स। अब देखो ध्यान से सुनना मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ लेट 2 प्लेन्स, लेट P1 ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0। आपको पता है मैंने a1 b1 c1 नहीं लिया, पता है क्यों, क्योंकि प्लेन P2 क्या रहेगा, वो भी यही रहेगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इज इक्वल टू 0। क्या दोनों पैरेलल प्लेन दिखाई दे रहे हैं आपको? ऐसे 2 प्लेन जिनके dr सेम है लेकिन कांस्टेंट अलग अलग है, उसको पैरेलल बोलेंगे। तो इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, ध्यान से सुनना, डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट क्या बोल रहा हूँ, मॉड्यूलस, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं करना अपने को, d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a² प्लस, याद रहेगा। ऊपर आप चाहो तो d2 माइनस d1 भी कर सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि मॉड है इसलिए कॉपी करेंगे इसको फॉर्मूला को। पॉइंट नंबर 11, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ
या द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स gives us the line of intersection, the line of intersection। ठीक है, देखो इधर आपके पास दो प्लेन है, क्या है, दो प्लेन, ये दो प्लेन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दो। इंटरसेक्शन मतलब ये इस तरीके से इंटरसेक्ट हो जाएंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो ये वाली जो लाइन है ना, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। सही है क्या, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब निकालते कैसे हैं, सवाल ये कि निकालते कैसे, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर, दोनों ही प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। सही है। पॉइंट नंबर 12, फैमिली ऑफ प्लेन, फैमिली ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू intersection of two planes P1 and P2 is P is equal to P1 plus lambda times of P2। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और छोटा सा, ये प्लेन तो खत्म हो गया लेकिन एक अगला टाइटल लिखेंगे, हेडिंग रहेगी लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन। इसके अंदर देखेंगे एक लाइन अज्यूम कर रहा हूँ, एक लाइन ले रहा हूँ मैं, लेट कर रहा हूँ लाइन x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। और एक प्लेन ले रहा हूँ मैं, एक मैंने प्लेन अज्यूम किया है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। थोड़ी देर के लिए मैं इसको a1 b1 c1, इसको a2 b2 c2 ले रहा हूँ। सही है क्या, ठीक है। तो आपसे लाइन और प्लेन के बीच में एंगल पूछा जाएगा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अब बहुत ध्यान से सुनना, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन होता है साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है, जैसे अभी तक एंगल निकालने के लिए हम कॉस थीटा लेके चलते थे, अब साइन थीटा आ जाएगा। क्यों आएगा बताता हूं अभी थोड़ी देर में। साइन थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ समेशन a1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ समेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, गारंटेड है कि यहाँ से क्वेश्चन जेईई मेंस में आता ही आता है। ठीक है, कॉपी करेंगे, बस बंद।